सर्टिफ़िकेट और गमछा और ये सब से कैसे चलेगा? तो यहाँ तक कि मेरे पापा 1-2 बार तो बोल दिए कि बहुत हो गया, तुम इसको हटाओ, ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वो दौर मुझे याद आ रहा है, जब हम हज़ारों की संख्या में ऑडिशन देता था और 2-3 राउंड के बाद छँट जाता था। मम्मी-पापा बोलते थे कि बहुत हो गया, अब नहीं होगा तुमसे। ऑडिशन देना शुरू किया, जहाँ भी पता चलता था, पटना, कोलकाता, बनारस, मैं 4 बजे भोर से ही लाइन में लग जाता था। कभी-कभी मन में ये भी ख़्याल आता था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। पैसे नहीं रहते थे, मैं उस टाइम में एल्बम करने के लिए कई बार ज़िद करता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैं एल्बम कैसे नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आर्थिक स्थिति से गुज़रे हैं हम लोग। और जब मैं संगीत में आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे माता-पिता को डाइवर्ट करने का प्रयास, तो और ज़्यादा मेरा बहुत बुरा स्थिति हो चुका था। चूँकि मैं बेरोज़गार था और मेरे पास यहाँ तक कि पैसे नहीं रहते थे कि मैं एक स्टेज पे गाने के लिए मैं क कॉस्ट्यूम ले सकूँ। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आईं, मैं कार्यक्रम में जाता था, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं मिल पाते थे, कई लोग कार्यक्रम करा के पैसा नहीं देते थे। वो दौर हम क्या बताएँ, जब सड़क पे सोना पड़ता था। मैं मुंबई भी 2-3 बार सेलेक्ट हुआ और सूर्य संग्राम इंडियन आइडल में गया, वहाँ भी सेलेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे भी मेरे साथ वही हुआ जो इधर होया करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, आज के समय में अगर कोई कलाकार गायकी के क्षेत्र में आता है तो उसे नचनिया, बजनिया और पता नहीं कौन-कौन से शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसी बीच औरंगाबाद के एक बेहद ही गरीब परिवार से आने वाला लड़का जो जमीन से उठकर आज भोजपुरी इंडस्ट्री में झंडा गाड़ दिया है, बहुत सारे बड़े-बड़े मंचों पे परफॉर्म कर चुका है, आज हमारे साथ हैं। नाम है सनोज सागर। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी बुलेट न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा कि थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप एक बेहद ही गरीब परिवार से आते थे, आप गायकी के क्षेत्र चुने और इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि नचनिया है, बजनिया है। जब आप निकलते हैं गायकी के क्षेत्र में, तो लोग आपको बहुत पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे आप इतना मेंटेन किए, कैसे? क्या कि देखिए, मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरे घर में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आर्थिक स्थिति से गुज़रे हैं हम लोग। और जब मैं संगीत में आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे माता-पिता को डाइवर्ट करने का प्रयास किए। जब म्यूज़िक चुना तो कई लोग तो मुझे कहते थे कि ये क्या करेगा, नचनिया बनेगा और क्या करेगा, इसको अब कुछ करना ही नहीं है। तो मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि देखो इस तरह से सुनने की बात आ रहा है। तो हम अपने आप को हटाने की कोशिश कर लिए थे। लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन में तो और ज़्यादा मेरा बहुत बुरा स्थिति हो चुका था। चूँकि मैं बेरोज़गार था और मेरे पास यहाँ तक कि पैसे नहीं रहते थे कि मैं एक स्टेज पे गाने के लिए मैं क कॉस्ट्यूम ले सकूँ। क्योंकि कलाकार जो होता है ना, बहुत ही मतलब सॉफ्ट दिल का होता है और जब सब सॉफ्ट नहीं है तो वो कलाकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ होती है। अगर आपको बनना है अगर कलाकार, तो सबसे पहले दिल को एकदम इंसानियत के तौर पे। और मैं हमेशा चलता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आईं, मैं कार्यक्रम में जाता था, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं मिल पाते थे। कई लोग कार्यक्रम करा कर के पैसा नहीं देते थे और मेरे मम्मी-पापा बोलते थे कि ये सर्टिफ़िकेट और गमछा और ये सब से कैसे चलेगा? तो यहाँ तक कि मेरे पापा 1-2 बार तो बोल दिए कि बहुत हो गया, तुम इसको हटाओ, ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं फिर भी मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं उस टाइम में एल्बम करने के लिए कई बार ज़िद करता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैं एल्बम कैसेट नहीं कर पाता था। तो मैं एक रास्ता चुना, वो था ऑडिशंस। तो मैं ऑडिशन जो सूर संग्राम मीडिया वाला होता था, वो सब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। जहाँ भी पता चलता था, पटना, कोलकाता, बनारस, मैं 4 बजे भोर से ही लाइन में लग जाता था। और वो दौर हम क्या बताएँ, जब सड़क पे सोना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि पेपर पे विचार करके वो दौर मुझे याद आ रहा है, जब हम हज़ारों की संख्या में ऑडिशन देता था और 2-3 राउंड के बाद छँट जाता था। मम्मी-पापा बोलते थे कि बहुत हो गया, अब नहीं होगा तुमसे। और
कभी-कभी मन में ये भी ख़्याल आता था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, लेकिन अंदर से भी एक आग था कि मेरे घर में मम्मी-पापा हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। मैं ही उस संघर्ष के दौर को झेला और बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं मुंबई भी 2-3 बार सेलेक्ट हुआ और सूर्य संग्राम मीनन हॉल में गया मुंबई, वहाँ भी सेलेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे भी मेरे साथ वही हुआ जो इधर होया करता था। वहाँ पे भी वही है जिसकी सोर्स पैरवी है, रियलिटी शो सिर्फ़ नाम रहता है रियलिटी शो, लेकिन रियलिटी होता नहीं है। हम इतना रिक्वेस्ट करते थे कि सर एक गाना मेरा और सुन लीजिए, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन आलोक भैया एक ऐसे नाम हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो मुझे पहली बार सारेगामापा में सेलेक्ट किए, भोजपुरी का हो रहा था और सुर संग्राम में भी आज वही हमको सेलेक्ट किए। तब मैं मुंबई गया पहली बार, मैं तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज़ से मैं जाऊँगा मुंबई और मुझे फ्लाइट से जाने का अवसर मिला था संगीत की बदौलत और आज जो कुछ भी हूँ, आज संगीत की बदौलत हूँ और आज भी मैं मुंबई में 2-3 साल रहा, लेकिन वहाँ भी स्ट्रगल इतना किया, लेकिन वहाँ भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। क्योंकि वहाँ पे भी वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सब सेटिंग रहता है, टीआरपी के लिए सब सेट किया रहता है कि आपको ऐसे करना है, यही गाना गाना है, यही करना है। तो सिचुएशन ये आ चुका था। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने के बावजूद भी मैं अपने आप को सँभाला और आज मैं संगीत शिक्षक में आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार बीपीएससी के तहत जो संगीत बहुत सारे कलाकार संगीत शिक्षक बने हैं। इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार को जो आपने संगीत के कलाकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया है। संगीत को मतलब एक जीने के लिए, क्योंकि अब हमें जब नौकरी लगी संगीत में तब मुझे अब घर से सपोर्ट नहीं बल्कि सारे लोग सपोर्ट करने आ गए अब। जब मैं स्ट्रगल दौर में था कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन आज मैं जब अपने पैर पे खड़ा हो गया हूँ, तो लाखों लोग, हज़ारों लोग मुझे आज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सनोज आज यहाँ आना है, प्रोग्राम करना है यहाँ-वहाँ, हर जगह। लेकिन जब स्ट्रगल के दौर में मेरे पास ₹500 नहीं होते थे, मैं अपने दोस्त से लेकर के ऑडिशन देने जाया करता था और ऑडिशन में लाइन में लगने के बावजूद भी मैं रिजेक्ट होता था, तो बहुत मन कचोटता था कि ये हम कहाँ पे आ गए, किस जगह पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो आज बस यही कहूँगा जितने भी संगीत सीखने वाले लोग हैं, सबको यही कहूँगा कि आप लोग 2 चीज़ ठान लो, नचनिया-बजनिया लोग कहेंगे, लेकिन अपने अंदर में अगर अगर आपके अंदर विश्वास है अपने आप पे, तो आप एक दिन जंग जीतोगे। तो देखिए, जब कोई ये आंसू जो आप देख रहे हैं ना, ये आंसू कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। एक बहुत अच्छा लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है। चलिए, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप म्यूजिक से बीपीएससी टीचर हैं। जब आप टीचर बने, अब परिवार के लोग क्या कहते हैं और गांव समाज के जो लोग उस समय आपको नचनिया बजनिया कहते थे, वो लोग आज क्या कहते हैं? देखिए, उन लोग का बोल बदल गया, चूँकि मैं शुरुआत दौर में जब गाया करता था, तो सब लोग यही पहले बोलते, "का हो आज कहाँ साटा हवा? का हो आज करने ही जा लगी आज, करने बुकिंग है आज, का व्यास जी?" ऐसे बोला करते थे। उनका टोन ही कुछ अलग टाइप का लगता था अंदर से। लेकिन आज जब मैं बीपीएससी टीचर संगीत शिक्षक के रूप में बना, तो अब सर वही लोग अब मुझे सर कह के बुलाते हैं। कहा सर जी आज स्कूल बंद है, आज आज स्कूल जाना है कि नहीं? आज कितने बजे आज कहाँ हैं सर? आज आज कहाँ पे क्या है? मतलब अब सर के नाम से हमको संबोधित करते हैं। तो बोल तो बदल गया, क्योंकि एक सर एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट शब्द है। सर आप बड़े से बड़े सीएम हैं या पीएम हैं या डीएम हैं, सबको हम सर से ही संबोधित करते हैं। तो सर और वो भी गुरु का शब्द ऐसा है जो सबसे बड़ा होता है। दुनिया में अगर माँ-पिताजी के बाद अगर किसी का नाम आता है, वो है गुरु। तो मैं बहुत शाली हूँ, जो कि मैं एक शिक्षक के रूप में अ, हो गया हूँ बीपीएससी के तहत और वो भी संगीत शिक्षक जिसमें मैं बहुत सारे लोग मुझे न जाने नचनिया, बजनिया बहुत तरह की बातें कहते थे। शायद मैं इस मंच के माध्यम से ना कहूँ, चूँकि खराब लगेगा। ये सारी चीज़ों से मतलब हमको संबोधित करते थे। लेकिन आज उन लोग का जवाब मैं नहीं दिया हूँ। आज ये मेरा जो समय है, वो उन लोग को जवाब दिया है। सबकी बोलती बंद बंद हो चुकी है।
और जब मुख्यमंत्री सम्मानित किए तो और लगा कि अरे फलानमा के बेटा के आज नीतीश कुमार सम्मानित कर रहे थे, फलानमा के बेटा आज निरहुआ के साथ है, फलानमा के बेटा आज मुंबई में ही गावे। तो ये चीज़ ज़हन में आया और धीरे-धीरे हमारे प्रति जो नेगेटिविटी उन लोग के मन में था, सारा क्लियर हो चुका। अब हम लोग को एक रिस्पेक्ट के नज़र से हमको देखते हैं और अब सम्मान जो मैंने पहले नहीं मिला, आज वो सम्मान मिल रहा है और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः बीपीएससी और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बहुत सारे संगीत शिक्षकों को बहाली किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी हमारे शिक्षार्थी हैं, वो भी डिग्री लेकर के, मास्टर डिग्री लेकर के संगीत शिक्षक बने और अपना जीवन को साकार करें। चलिए, आप म्यूजिक टीचर बन गए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और उम्मीद है कि आप बच्चों को अच्छा संगीत सिखाएँगे। अब आपसे एक हम भोजपुरी सॉन्ग्स गाना सुनना चाहेंगे, जो आपका पसंदीदा हो, जब आप अकेले समय में उस गाने को गुनगुनाते हो, गाते हो। देखिए भोजपुरी तो बहुत हम बीच में कम गाना कर दिए थे, चूँकि इसमें बीच में अश्लीलता आ गई थी। चूँकि अश्लीलता ऐसा आया कि लगा कि क्या बोले ढोरी, चोली यही सब कह कर के अगर कोई गाएगा तो हिट होगा। ऐसा कंडीशन आ चुका था, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे सुनने वाले सिर्फ़ वही लोग नहीं हैं, मेरे सुनने वाले ऐसे लोग हैं जो माँ-बहन के साथ भी मेरी माँ भी देखती है, मेरी बहन भी देखती है, मेरे फैमिली वाले लोग देखते हैं, मेरे गुरुजन सुनते हैं मुझे कि सनोज गा क्या रहा है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब भोजपुरी गाने की बात आती है, तो सबसे पहले वही सब गीत गाता हूँ जो हमारे शारदा सिन्हा जी गाई हैं और आदरणीय भरत शर्मा जी ने जो गाया है, मतलब पूर्वी निर्गुण ऐसा पारंपरिक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक में भी है। बहुत अच्छा ऐसा गाना है जो काफ़ी ज़्यादा मैं तो चाहूँगा कि रोमांटिक ही आप सबको सुनाऊँ एक गाना। तो एक गाना था सुर संग्राम में जो मैंने गाया था निरहुआ भैया के सामने, कल्पना दीदी के सामने, वही गीत मैं आप सबके बीच सुनाना चाहूँगा। दिल दीवाना भइल बा हो तोहरा प्यार में, एक तू ही तो बड़ू हो दिल के संसार में, कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा देले बनी, कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिल बानी, तू माना न माना ए रानी, तू माना न माना ए रानी, तोहके आपन बना लिहल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दिहल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दिल बानी। आपने जैसे अभी भोजपुरी गाना गाया, आपकी इंडस्ट्री पे अक्सर ये आरोप लगता है कि इसमें अश्लीलता है, ढोरी चोली, वही रिंकिया पिंकिया, ये सब गाने बजते हैं। आपका इंडस्ट्री जो है वो बहुत अश्लीलता और फुहरता जैसा बन गया है। क्या इस चीज को आप मानते हैं? जी, बेशक ऐसा हुआ है, ऐसा देखिए पहले तो नहीं जब भरत शर्मा जी सब थे, चाहे मदन राय जी सब थे तो उस वक़्त ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में जब कुछ कलाकार आए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ऐसे कलाकार आए जो हालाँकि वो उनको लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं और ये लोग देखिए जब आगे बढ़े तो सब लोग इन्हीं को फ़ॉलो करना शुरू किया। नो डाउट बहुत अच्छा गाते हैं पवन भैया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने भी ऐसा गा दिया जो उसी को लोग गाना शुरू किए। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, हालाँकि अब नहीं गाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बीच में परिवर्तन हुआ है और होना भी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे मगही में बात की जाए तो मार देबोगे तो काट देबोगे तो फलानवा-चिलानवा इतना खराब-खराब मगही गीत ऐसा बनने लगा। भोजपुरी तो छोड़िए, मगही में भी इतना अश्लीलता आ गया है कि हम नग्न कानों से सुन नहीं सकते हैं। ये कंडीशन हो गया है, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो संगीत को अपने जीवन में
उतारना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना गाइए कि जिससे किसी विशेष जाति को ठेस पहुँचे, किसी विशेष नाम को लेकर के ना गाइए। क्योंकि संगीत जो कलाकार होते हैं वो ना किसी एक जाति को नहीं सबके लिए वो काम करते हैं। अब सबके दिलों पे राज करते हैं। तो संगीत अगर आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि भजन से जुड़ जाइए, गज़ल से जुड़ जाइए। क्योंकि भजन गज़ल ऐसा है जो हमेशा आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, गलत रास्ते पे कभी नहीं लेके जाएगा। भजन हमें अब जब मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर कभी गलत रास्ते पे नहीं है। आप जैसे ही मंदिर में इन करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं ये मंदिर है। तो वैसे ही चीज़ है भजन। आप जब भजन से जुड़ेंगे तो गलत गीतों के और आपका जाएगा ही नहीं नज़र। आप गलत गीतों को गा ही नहीं सकते हैं। तो गज़ल भजन से जुड़िए और ऐसे भी बहुत सारे हिंदी गीत रहे हैं रफ़ी साहब, कुमार सानू साहब और मन्ना डे साहब उस दौर के गाने भी थे, जो आज भी लगता है कि सुनते रहें। आज भी उस सब गीतों में जो सुकून है, आज के गीतों में नहीं है। क्योंकि आज के गीत आते हैं और 4 वो कहते हैं ना 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन बजता है मार्केट में फिर वो खत्म हो जाता है। चलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अच्छा सनोज सागर जी को अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो इंडस्ट्री में साफ सुथरा गाना कौन गा रहे हैं? अगर ऑप्शन दिया जाए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का, दोनों में बेस्ट सिंगर कौन है जो इंडस्ट्री को साफ सुथरा भी बना कर रखे? देखिए एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपने किया है। लेकिन देखिए पवन सिंह भैया को मैं बहुत गायकी से मानता हूँ। उनसे अच्छा बेहतर हमें नहीं लगता है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में है कोई और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सारे फ़िल्मों में भी गा चुके हैं और खेसारी भैया को भी बहुत सारे गाने अच्छे हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा ऐसा गाइए ताकि सबको आपका अनुसरण करता है। पवन भैया और खेसारी भैया को यही दोनों भोजपुरी के जो ऐसे अभी कलाकार हैं, जिनको लोग सुन करके अपने आप को इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। तो आप लोग से तो मैं यही निवेदन करूँगा दोनों भैया लोग से कि आप लोग ऐसा गाइए ताकि आज के जो जनरेशन है उसको भी इस गाने में आसान पड़े और विवाद में ना आए। विवादित विवादित कलाकार ना बने, वो बच के रहें। चलिए विवाद की बात अब कर ही दी है तो इस पे एक और सवाल मेरा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी किया जाता है, क्या यह बात सही है? हाँ, ये व्यूज़ के लिए तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी बोल तो रहे हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलियंस में मिल जाएँगे। हम देखे हैं ऐसा नहीं है कि जो फॉलोअर्स जिसके पास ज़्यादा हैं, जिसके पास सब्सक्राइबर हैं, वही सबसे अच्छा गाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कंट्रोवर्सी है और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हम चाहते हैं क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रतिभा हैं, जो छिपे हुए हैं। अभी भी उन्हें मुख्य मंच तक आने की आवश्यकता है। तो वो सोशल मीडिया का सहारा सहारा ले रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे वैसे गीतों को सुन ही नहीं रहे हैं लोग। आज देखिए, आज अगर शादी-विवाह में अभी भी अश्लील गाने ही बजते हैं, तो लोग सोचते हैं कि चलो अश्लील बज रहा है तो हम भी अश्लील गाएँगे। जो ज़्यादा व्यूज़ देगा, उसी को हम गाएँगे। तो आज की जो जनरेशन है वही उसी रास्ते में चला जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे गीतों से परहेज़ रखें अपने आप को और आने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी ज़्यादातर सुनते हैं। वही गाने आज के देखते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे रील्स बनाते हैं, उसमें भी वैसे ही गानों का इस्तेमाल करते हैं जो मतलब इतना अश्लील रहता है कि हम इस चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहेंगे। ऐसा शब्द रहता है जो मतलब छोटे-छोटे बच्चे उस पे रील्स बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करिए ताकि हमारे आने वाला जो भविष्य है उस पे असर पड़े। क्योंकि बच्चे जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे वैसे ही करेंगे। चलिए इस बात से सहमत है। अब एक मगही सॉन्ग सुना दीजिए जो दर्शकों को सुने अच्छा लगे, कोई अच्छा सा। बिल्कुल मगही मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा चूँकि मैं सुर संग्राम में था तो वहाँ भी कल्पना दीदी ने मुझे बोला था कि मगध क्षेत्र से आए हो तो एक मगही सुनाओ। तो वही लोकगीत मैं आप सबके बीच सुनाना चाहूँगा। हुँ, कि पिपरा के पतिया हर सन सवा सुनावा है कि जागहो मगहिया जवान अमगह महान हिंद अदसवा किसान है कि प्यासा तमा जुड़ा के जई है जान कि इहे मगह तो है आहिंद के सरताज बबुआ
इहे मगह तो है आहिंद के सरताज बबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद 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 बबुआ नालंदा के बोल रहल है खंडहर जाके देखा पावापुरी उहीं पर है या अगल बगल में देखा इहल चंद्रगुप्त के राजधानी हो इहल चंद्रगुप्त के राजधानी और ताज बबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बबुआ कि पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बबुआ औरंगाबाद बबुआ औरंगाबाद बबुआ। चलिए सनोज सागर जी, आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा और सनोज सागर जी की बात से आप कितना सहमत हैं? सनोज सागर जी ने जो अंदर की बातें कहा, जो अक्सर स्टार लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि रियलिटी शो में क्या होता है, इंडस्ट्री में कैसे कंट्रोवर्सी किया जाता है, ये सब कोई आपको ऑन कैमरा नहीं बताएगा, लेकिन सनोज सागर जी ने अंदर की बात आपको बताया। बाकी इस बात से आप कितना सहमत है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।